तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कौवी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना। मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पीलू, मुझे 1 गिलास जूस देना। बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी
बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। बंसीपुर गांव में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था। अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना, इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। एक दिन सुंदरी कहती है, पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों के ऊपर इतना उधार है। ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम में आके खाना बना देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना? पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है, लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। आश्चर्य होके बबलू कहता है, अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा। ऐसा करो, तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है? हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू
जब तक हमारे घर में रहेंगे ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था, इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था, इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। और उस कढ़ाई से सब्जी तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि सभी ग्राहक खा नहीं लेते थे और उस कढ़ाई को उठाने की कोशिश करने लगते हैं। वो साधु बाबा कोई और नहीं थे, हनुमान जी ही थे। महादेवपुरी गांव के जंगल में पीलू अपना एक छोटा सा पराठे का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर फर्नीचर रिपेयरिंग का काम करता था। पीलू चिड़िया और बंटी दोनों हनुमान जी की भक्ति किया करते थे। वो लोग हर दिन हनुमान जी को भोग लगाते थे और राम नाम का जाप किया करते थे। एक दिन बंटी जब काम से लौट रहा था तब उस पर कुछ अनजान गुंडे हमला कर देते हैं और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। कालू कौवा भी पीलू की दुकान के सामने अपनी खाने की दुकान चलाता था। वो ये सुनकर बहुत खुश होता है कि पीलू के घर मुसीबत आई है। हे हनुमान जी, ये क्या हो गया? इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। पीलू दुखी मत हो, हनुमान जी के कारण ही मैं बचा हूँ, नहीं तो मेरी जान भी जा सकती थी। जी आप सच कह रहे हैं, मुझे भक्ति में शक नहीं लाना चाहिए। मैं थोड़े गहने बेच कर आती हूँ जिससे आपका इलाज हो सके, क्योंकि अब मुझे भी थोड़े दिनों तक दुकान बंद रखनी पड़ेगी आपकी देखभाल के लिए। तो गहने बेचने से कुछ पैसे घर के काम भी आ जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए और गहने बनवा दूंगा पीलू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, हनुमान जी हमारे साथ है, बस यही काफी है। पीलू गहने बेचने के लिए जाती है, लेकिन बीच रास्ते में उसको वही अनजान लुटेरे मिलते हैं और उसे गहने लूट लेते हैं। पीलू उदास मन से एक पेड़ के नीचे रोने लगती है। तभी वहाँ एक साधु आते हैं। बेटे क्या हुआ, क्यों रो रही है? पीलू उन्हें पूरी बात बताती है कि उसके घर के कैसे हालात है। रो मत, तुम तो राम का नाम जपने वाली हो। मुझे राम नाम जपने वाले बहुत प्रिय है। ये लो एक कढ़ाई, इसमें तुम खाना पकाओ और अपनी दुकान में बेचो, इससे तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पीलू उस कढ़ाई को ले लेती है और घर जाकर बंटी से पूरी बात कहती है। फिर वो कढ़ाई में खाना बनाकर सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाती है। ये तो हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है पीलू। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से गहने भी लुट गए। लेकिन अच्छा हुआ कि साधु महाराज मिल गए। हो सकता है उन्हीं के आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है जी। फिर पीलू उस कढ़ाई में अपनी दुकान में सब्जी बनाना शुरू कर देती है, जिसको खाकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और उस कढ़ाई से सब्जी तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि सभी ग्राहक खा नहीं लेते थे। पीलू ये देखकर हनुमान जी को और उस साधु बाबा को याद करती है। आपकी बहुत दया है हनुमान जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब बेटी पीलू, कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। ऐसी सब्जी हर रोज तुम हमें खिलाया करो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हाँ हरिया भाई, ये कमाल तो सिर्फ पीलू दीदी ही कर सकती है। इनके खाने की जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरे घर के लिए 5 प्लेट खाना पैक कर दो पीलू दीदी। पीलू की दुकान में कमाई होती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। वो पीलू को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है। इसकी दुकान तो अब जोर शोर से चलने लगी है, मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसके पास ये
चमत्कारी कढ़ाई आई है कहाँ से? इसको मैं चोरी करवा लूंगा, उसके बाद ये लोग भिखारी हो जाएंगे। कालू उसी रात को उन अनजान बदमाशों से मिलता है और उन्हें पीलू के घर से कढ़ाई चुराने के लिए पैसे देता है। पीलू अपने घर में हनुमान जी की आरती करती है और बंटी को दवाइयाँ खिलाती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी राम नाम का जाप करते हैं, खाना खाते हैं और वो सो जाते हैं। उनके घर अनजान बदमाश घुसते हैं और चुपचाप झांक कर देखते हैं। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। वो सब अंदर आते हैं और उस कढ़ाई को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वो कढ़ाई अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है और वो सारे बदमाश उस कढ़ाई के नीचे दब जाते हैं और चीख उठते हैं, अरे ये तो वही बदमाश है जिन्होंने मेरे गहने लूटे थे। पीलू की चिल्लाना देख बंटी उठता है और देखता है, इन्हीं लोगों ने मुझ पर हमला किया था। ये लोग साधु बाबा जी की चमत्कारी कढ़ाई चुराने आए थे। वो साधु बाबा कोई और नहीं थे, हनुमान जी ही थे। उन्हीं के ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। हमें माफ कर दो हनुमान भक्तों, हमें तो कालू ने तुम्हारे यहाँ भेजा था। और फिर पीलू और बंटी पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उन बदमाशों को और उनके कहने पर कालू को पकड़कर ले आती है। बंटी और पीलू हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हे हनुमान जी, आपकी दया अपरंपार है, आपकी जय हो। जय सिया राम, जय हो। कालू अपने लालच के कारण जेल में जा चुका था। बंटी और पीलू अपनी मेहनत और हनुमान जी की भक्ति करते हुए दुकान चलाते हैं और उस कढ़ाई में खाना बनाते हैं। वो लोग हर रोज अब गरीब लोगों को मुफ्त में खाना भी देते थे और हंसी खुशी रहने लगते हैं। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, स्वादिष्ट और ताजे समोसे ले लो। लंदनपुर में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली और अपने पिता टिल्लू के साथ रहा करती थी। टिल्लू समोसे का ठेला लगाता था। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, स्वादिष्ट और ताज़े समोसे ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है। टिल्लू भैया, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, मुझे 4 समोसे दे दो। एक और ग्राहक उसकी दुकान पर आता है, हाँ भैया, मुझको 10 समोसे पैक करके देना। इस तरह से टिल्लू की आवाज़ सुनते ही जंगल के पक्षी उसके समोसे खाने के लिए दौड़ पड़ते थे और कुछ ही घंटों में उसके पूरे समोसे बिक जाते थे। दोपहर में पीलू चिड़िया अपने पिता के लिए भोजन लेकर आती है। पिताजी, आप लंच कर लीजिए, तब तक मैं समोसे बनाती हूँ। ठीक है बेटा, तू समझदारी से समोसे बनाना, तेल बहुत गर्म है। और फिर पीलू चिड़िया समोसे बनाने लगती है और टिल्लू भोजन करने लगता है। अच्छा पीलू, मैंने लंच कर लिया है, चल अब तू घर जा। लेकिन पिताजी, आपने तो मुझे इनाम दिया ही नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ये ले तेरा इनाम। और टिल्लू पीलू को कुछ पैसे देता है। पीलू खुशी खुशी अपने घर वापस आती है। पीलू की माँ बबली उसका खाने पर इंतजार कर रही थी। आजा पीलू, खाना खा ले। इस तरह वे लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन लेके जा रही होती है। तभी उसे सुंदरी मिलती है। अरे पीलू, तेरी माँ कहाँ है? आज तेरे पिताजी जब समोसे तल रहे थे तो गलती से उनके शरीर पर गरम गरम तेल डल गया। कुछ पक्षियों की मदद से वे अब अस्पताल में भर्ती है। तुम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुंचो। फिर पीलू अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर साहब, ये लो मेरा गुल्लक और इसमें से जितने पैसे हैं आप ले लो और मेरे पिताजी को जल्दी से ठीक कर दो। घर के पूरे पैसे टिल्लू के इलाज में खत्म हो जाते हैं। फिर 2 दिनों बाद टिल्लू को होश आता है। बबली अपने पति से पूछती है, ये सब कैसे हो गया जी? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। आप ध्यान देकर काम नहीं कर रहे थे क्या? पता नहीं बबली, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इतने सालों में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है जी, जो हुआ सो हुआ, कम से कम आप बच तो गए। चलिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। लेकिन मैं आराम कैसे करूं बबली? घर का खर्च भी तो चलाना है। मेरे इलाज में कितने पैसे लगे होंगे और मेरी दुकान भी इतने दिनों से बंद थी। पिताजी,
मैं अब से समोसे की दुकान संभालूंगी। मुझे समोसे बनाने आते हैं, आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। पीलू की बात सुनकर, हाँ पीलू, मैं भी तेरी समोसा बनाने में मदद किया करूंगी। और अगले दिन से पीलू और उसकी माँ बबली समोसा बेचने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक पक्षी उनके पास आता है। वो पक्षी उनसे कहता है, अरे मैडम जी, क्या ये टिल्लू जी की समोसे की दुकान है? जी, ये टिल्लू जी की ही समोसे की दुकान है। आप कौन हैं? जी, मैं कड़कनाथ जी के यहाँ से आया हूँ। कल कड़कनाथ जी की बेटी का जन्मदिन है। उन्होंने 200 समोसों का ऑर्डर दिया है और कहा है कि सिर्फ टिल्लू जी के समोसे की दुकान के यहाँ ही मैं ऑर्डर करूँ। आप चिंता मत कीजिए, आजकल मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं और मेरी माँ समोसे बनाते हैं। आप मुझे सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं समोसे भिजवा दूंगी। वो पक्षी कड़क सेठ का पता दे देता है और साथ में 20,000 रुपये एडवांस भी दे देता है। पैसे देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं और उसके बाद दोनों माँ बेटी समोसे बनाने में जुट जाती हैं और फिर बहुत कड़ी मेहनत के बाद दोनों 200 समोसे बनाने में कामयाब होती हैं। और फिर पीलू उन समोसों को सेठ के पते पर ले जाकर पहुंचा देती है। कड़क सेठ बचे हुए समोसों के पैसे दे देता है और फिर पीलू खुशी खुशी अपने घर आती है। और फिर पीलू अपने पिताजी से कहती है, ये लीजिए पिताजी 10,000 रुपये, ये मैंने कड़कनाथ जी के ऑर्डर से कमाए हैं। पैसे देखकर टिल्लू कहता है, पीलू, ये तेरी ही मेहनत का नतीजा है, नहीं तो मेरी हालत तो ऐसी है कि हम लोग बर्बाद ही हो गए होते। कुछ दिनों बाद टिल्लू पूरी तरह से ठीक हो जाता है और फिर से समोसे बेचने लगता है। अब समोसे बनाने में पीलू चिड़िया भी उसका हाथ बटाती थी। इस तरह से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। पीलू गुस्से में उससे कहती है, कड़कनाथ भैया, अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है। एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है, अब तुम जाओ यहाँ से। कान्हापुर जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर साथ रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौवे का परिवार भी रहा करता था। उसका बेटा कालू कौवा बहुत ही शरारती था। उसने जंगल के सभी पक्षियों की नाक में दम कर रखा था। इस तरफ पीलू चिड़िया बहुत सालों बाद माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति बबलू से बातें कर रही थी। बबलू जी, बहुत सालों बाद हमें भगवान ने माँ बाप होने का सुख दिया है। हम अपने बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट होने नहीं देंगे। हाँ पीलू, तू बिल्कुल सही कह रही है। हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देंगे जिससे वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सके। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आप तो जानते ही हैं कि कालू कौवा कैसे सभी पक्षियों को परेशान करता रहता है। दोनों पति पत्नी अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक बार बबलू भोजन की तलाश में बाहर जा रहा था। तब पीलू अपने बेटे से कहती है, चिंटू, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम अपने घोंसले में ही रहना। अगर कालू कौवा आता है तो तुम उसके साथ नहीं खेलना। ठीक है मम्मी पापा, मैं घोंसले में रहकर आप लोगों का इंतजार करूंगा और किसी के साथ भी नहीं खेलूंगा। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा उनके घर पहुँच जाता है। चिंटू, ए चिंटू, देख मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ। अरे इन्हें खा के तो देख, कितने स्वादिष्ट हैं। कालू भैया, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी दी हुई मूंगफली नहीं खाऊंगा। मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ खेलने से मना किए हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके चिंटू से एक गिलास पानी मांगता है। चिंटू कालू के लिए पानी लेकर आता है। कालू पानी पीकर चिंटू को पीटने लगता है और उसे डराते हुए कहता है, अपने मम्मी पापा को बता देना कि तेरी पिटाई मैंने की है। तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब पीलू और बबलू घर वापस आते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर घबरा जाते हैं। चिंटू अपने माँ बाप को सारी घटना बताता है
पीलू इससे बहुत गुस्से में आ जाती है और कालू के घर जाती है। उस समय कालू का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। पीलू गुस्से में उससे कहती है, कड़कनाथ भैया अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है। उसने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह से पीट दिया है। एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पीलू की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी घर से बाहर निकलती है और कहती है, पीलू जब से तुम माँ बनी हो तब से तुम बहुत घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। अब तुम जाओ यहाँ से। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, तुम मेरे बेटे की आइंदा से शिकायत नहीं करना। इस तरह से सुंदरी पीलू को डरा धमका देती है और वहाँ से भगा देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौआ फिर से बदमाशी के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी दूर में वो देखता है कि जिगरबाज का बेटा अपने घोंसले में अकेला है। उसे अकेला देखकर कालू उसकी बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। जब इस बात का पता बाज को चलता है तो वो अपने साथियों के साथ कालू कौए के घर पर धावा बोल देता है और कालू कौए की बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। कालू की पिटाई रोकने के लिए उसका पिता कड़क भी बीच बचाव करने आता है, लेकिन उसकी भी पिटाई हो जाती है। फिर सुंदरी सोचती है, अरे कालू तेरी वजह से तेरी तो पिटाई हुई, तेरे पिताजी की भी पिटाई हो गई। तू बहुत ही बदमाश है, आइंदा से तूने किसी के साथ भी बदमाशी की तो मैं ही तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी। इस तरह से कालू की बदमाशी के कारण उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पीलू सुंदरी से कहती है, मैं कहती थी ना सुंदरी बहन, एक दिन तुम्हें कालू के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अब कैसा सबक मिला तुमको? अब से कालू अपनी बदमाशी करना बंद कर देता है और सभी बच्चे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं। और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता। आखिर कब सुधरेगा तू? तेरी शादी भी तो करवानी है। माँ, मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना। तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोतल्स, घर की अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में चोरी हो गई है। एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ ये देखो, है ना कमाल की चीज। अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बाइक कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुँचे। इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। औजार तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया। मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाईजान। हाँ,
लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। हाँ, बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या? मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपने बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपनी बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये क्या? ये कौन सी नायाब बाइक है जिससे तूने मुझे पकड़ा है? ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है। ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है। बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा।